नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे फायरस्टोर। लास्ट वीडियो में हमने दो डेटाबेस देख चुके हैं हम अपने रिलेशनल डेटाबेस। एक तो क्लाउड एसक्यूएल देख चुके हैं और एक हम स्पैनर देख चुके हैं। अब क्लाउड एसक्यूएल और स्पैनर क्या आते हैं, वो रिलेशनल डेटाबेस थे। उसमें हम कोई भी डेटा स्टोर करते थे तो सबसे पहले क्या करते थे, हम उसका स्कीमा फिक्स करते थे। स्कीमा मतलब हम जो डेटा स्टोर करेंगे उसका क्या आर्किटेक्चर रहेगा। मान लो आपको यूज़र की डिटेल उसमें सेव करनी है डेटाबेस में। आपको जैसे यूज़र की डिटेल डालनी है, यूज़र डिटेल। अब जैसे उसमें नाम डालोगे आप, एज डालोगे आप, है ना। तो उसमें आपको सारा बताना पड़ेगा पहले ही डेटाबेस को कि मैं इसमें नाम डालूंगा, एज डालूंगा, एड्रेस डालूंगा, जेंडर डालूंगा। तो उस तरीके से हमें स्कीमा फिक्स करना होता है। फिर आप बाद में जाके ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें आप फिर एड्रेस भी डाल रहे हैं। आपने पहले अगर स्कीमा में एड्रेस लिखा हुआ है आपने, तो ही आप एड्रेस डाल सकोगे। बाद में जाके आप एडिट नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले से स्कीमा फिक्स रहेगा और वो सबका सेम रहेगा। जितने भी यूज़र का आप डेटा डालोगे वो डेटा सेम तरीके से रहेगा। तो उस ये होता है हमारा क्लाउड एसक्यूएल और स्पैनर में। अगर हम रीजनल काम के लिए यूज़ करते हैं फिर तो हम क्लाउड एसक्यूएल करते हैं, और हम ग्लोबल के लिए यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम स्पैनर यूज़ करते हैं। इनके दोनों के डेडिकेटेड वीडियो हैं, ये आपको लेवल 1 में भी मिल जाएंगे इनकी। तो इनके वीडियोस लेवल 1 में भी हैं और लेवल 2 में भी इनकी डेडिकेटेड वीडियो हैं, जिसमें हमने पूरा बना के बता रखा है कि कौन सा कब यूज होता है और क्या डिफरेंस होता है इसमें, उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो है। अब एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे हमें फायरबेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जो हमारे नो एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं उसमें डेटा स्टोर कैसे होता है और उनकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है और किस तरह की एप्लीकेशन में हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो पहले एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो आपके पास एक फूड डिलीवरी ऐप है या फिर एक चैट ऐप है, जैसे आपकी व्हाट्सएप होती है। इस तरह की आपको ऐप बनानी है। अब उसमें आप क्या होता है, आपने कभी फूड डिलीवरी ऐप से आपने कभी ऑर्डर किया होगा तो आपने देखा होगा उसमें जैसे स्क्रीन पे आता है कि ऑर्डर प्लेस, फिर अपने आप कुछ देर में वो स्टेटस चेंज हो जाता है। आपको पेज रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। कि जैसे अब जो आपका यूआई है वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है बैक एंड से ही। मतलब आपको कोई ऐसे नहीं है कि आपको पेज को दोबारा रीओपन करना है, आपको क्लोज करके फिर वो ऑर्डर का स्टेटस चेंज होगा, तो वो नहीं होता। जैसे हमारा गूगल मैप होता है कि जैसे जैसे हम ट्रैवल करते रहते हैं तो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है यूआई। स्टोर क्या होगा, जैसे ही उसमें कोई डेटा एडिट होगा तो उसका यूआई है जो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब फायर स्टोर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो फायर स्टोर इज अ नो सीक्वल सर्वरलेस रियल टाइम डेटाबेस। अब इनका मतलब समझ लेते हैं तीनों वर्ड का। नो एसक्यूएल का मतलब ये है कि हमें कोई स्कीमा नहीं बताना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें कोई यूज़र का पहले से डेटाबेस को बताना नहीं पड़ेगा कि हम यूज़र की क्या क्या डिटेल रखेंगे, जैसे नाम, एज, एड्रेस, जेंडर, या फिर आपको ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल रखनी है तो ऑर्डर नंबर, कस्टमर का नाम, ऑर्डर कहाँ से आया है, क्या वैल्यू है ऑर्डर की। तो उस तरीके का आपको स्कीमा फिक्स नहीं करना पड़ेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि मान लो एक यूज़र में आप 4 फील्ड बना दो और दूसरे यूज़र में आप 5 6 कितनी भी फील्ड बना सकते हो। आप फील्ड मतलब उसकी डिटेल्स, जैसे नेम, एज, इस तरीके की। अब एक यूज़र में आपने 4 डिटेल डाल दी, एक यूज़र में आपने 5 डिटेल डाल सकते हो। ये काम आप फायर स्टोर में कर सकते हो नो सीक्वल में, क्योंकि इसमें स्कीमा फिक्स नहीं होता। और आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हम चैट ऐप वगैरह बनाते हैं उसमें मैसेज भेजते हैं। मैसेज आप टेक्स्ट में भेज सकते हो, ऑडियो में भेज सकते हो, वीडियो में भेज सकते हो, टाइप भी अलग कर सकते हो। सर्वरलेस का मतलब क्या होता है, सर्वरलेस का मतलब ये नहीं होता कि जो हमारे जो फायर स्टोर है, जो नो सीक्वल डेटाबेस है, उस पर कोई सर्वर पे रन नहीं करता वो। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि सब बैक एंड में काम होता है। मतलब हम इसके कोई सर्वर भी सेट नहीं करना। जैसे हम क्लाउड सीक्वल बना रहे थे तो उसमें हम पहले एक वीएम बना रहे थे। क्लाउड सीक्वल जो हमारा क्लाउड एसक्यूएल था, ये कहाँ पे रन करता है, वीएम पे रन करता है। तो वीएम की मेमोरी वगैरह हम सेट कर रहे थे, बाकी वीएम का बैकएंड गूगल सेट कर रहा था। तो एक मैनेज सर्विस थी, ये दोनों एक मैनेज सर्विस थी। तो इनकी जो मेमोरी थी, जैसे स्पैनर भी जब हम क्रिएट कर रहे थे तो इसमें हमने नोड क्रिएट कर रहे थे या फिर हम पीएसयू प्रोसेसिंग यूनिट जो होती हैं वो हम सेट कर रहे थे। एक नोड के अंदर 1000 प्रोसेसिंग यूनिट होती है, तो हमें कितना बड़ा डेटाबेस रखना है वो हम खुद डिफाइन कर रहे थे। लेकिन फायर स्टोर में ऐसा नहीं है, एक सर्वरलेस टेक्नोलॉजी है। इसमें गूगल खुद अपने आप एक्सपेंड करेगा आपके यूज के हिसाब से। आपको तो क्या करना है, क्रिएट करना है, यूज़ करना है। जैसे जैसे आपका डेटा बढ़ता जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट बढ़ती जाएंगी, रीड राइट बढ़ते जाएंगे, तो वो अपने आप स्केल होता जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपको मल्टी रीजन बनाना है या रीजनल बनाना है। कोई प्रोडक्शन के लिए बनाएंगे तो मल्टी रीजन होगा, अगर हम अपने ट्रायल वगैरह करने हैं, हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, कुछ नॉर्मल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, हमें इंटरनल यूज़ करना है कुछ, तो फिर हम रीजनल वाला यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, कोई टेबल्स वगैरह नहीं होती इसके अंदर, कोई सर्वर हमें मैनेज नहीं करना होता। नो सर्वर का मतलब ऐसा नहीं है कि इस पर सर्वर नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमें मैनेज ही नहीं करना है कुछ भी। इसका यूज बढ़ेगा, स्केल होता जाएगा। और आपको पे किस बेसिस पे करना है, 4 कंडीशन होती हैं इसमें आपको पे करने की। एक तो आपको रीड कितने करोगे आप, रीड का मतलब
कि आपने डेटा जो हमारा स्टोर है उसे एक्सेस कितनी बार किया है। एक तो उसके बेस पे आपकी कॉस्टिंग आएगी, एक फिर राइट के बेस पे आएगी क्योंकि डेटा आपने नया डेटा इंसर्ट किया है या जो पुराना डेटा है उसे अपडेट किया है, उसे हम राइट मानेंगे। फिर आपने डिलीट कमांड कितनी बार रन की है कि आपने जो डेटा था उसे डिलीट किया है, या फिर आपकी स्टोरेज कि आपने कितना डेटा इसके अंदर स्टोर कर रखा है। तो इन 4 चीज़ों पे से मिलकर इसकी पूरी प्राइसिंग बनेगी। सबकी प्राइसिंग अलग अलग होती है, अभी हम देखेंगे जब इसे क्रिएट करेंगे कि किस तरीके से इसकी प्राइसिंग सेट होती है। इसकी जो मेन काम होता है, इस डेटाबेस का जो मेन यूज़ होता है इसका, वो होता है कि जैसे ही आप इसमें डेटा चेंज करोगे तो आपको यूआई ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इसका एक लाइव एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे हम। फिर हम आने वाले टाइम में एक चैट ऐप बना के देखेंगे, एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे हम चैट ऐप, उसमें हम पूरा फायर स्टोर यूज़ करेंगे। उसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे आप एक व्हाट्सएप जैसी ऐप को बना सकते हो फायर स्टोर यूज़ करके। तो जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो एकदम यूज़र पे बिना अपडेट किए ही उसके मैसेज डिलीवर्ड हो जाता है, उस तरीके के काम आप इसमें कर सकते हो। फिर अब इसमें डेटा स्टोर करने का देखते हैं हम कि कैसे क्या आर्किटेक्चर होता है। जो हमारा क्लाउड सीक्वल होता है वो कैसे डेटा स्टोर करता है, रोज और कॉलम्स में। जैसे उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, स्कीमा हमने देखा ही था लास्ट वीडियोज में, हमने देखा था उसका स्कीमा बना के। उसका स्कीमा पहले से हमें बताना पड़ता है कि यूज़र की क्या क्या डिटेल हम रखेंगे, भाई किस तरह का डेटा है, या आपको ऑर्डर का डेटा रखना है तो हम क्या क्या इसमें रखेंगे, वो सब हम पहले से ही बताना होता है। एवरी रो मस्ट फॉलो द सेम स्कीमा जी, जैसे ये रो होती है इसका स्कीमा सबका फिक्स होता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप एड्रेस भी डाल दोगे किसी यूज़र का, मान लो 2 यूज़र का डेटा आपने डाल रखा है, अब तीसरे यूज़र का डेटा डालोगे तो आपको सेम एंट्री करनी पड़ेगी, उसका नेम, मोबाइल नंबर और जेंडर। इसके अलावा आप कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते। तो ये होता है क्लाउड सीक्वल में। क्लाउड सीक्वल और स्पैनर हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ हमें डेटा एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंट होती है, हमें बजाय स्पीड के या रियल टाइम अपडेट के। जैसे बैंक ट्रांजेक्शन हो गए, इस तरह की चीज़ होती हैं जिसमें मतलब या तो पूरा ही काम होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मान लो यूज़र के अकाउंट से बैलेंस कट गया और ट्रांजैक्शन अप्रूव ना हुई, तो इस तरह के जहाँ डेटा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होगी। जैसे अमेजोन जैसे हमारी ये ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, इनका कार्ट होता है, कार्ट में जब कोई ऐड करे तो उसका पेमेंट होता है। फिर तो हमारा ऐसा ना हो कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए हमारी कोई चीज़ और फिर भी वो चीज़ कार्ट में ऐड होती रहे, तो वहाँ भी डेटा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होगी। तो उन वाले केसेस में हम सीक्वल डेटाबेस यूज़ करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करेंगे। तो जहाँ पे डेटा एक्यूरेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, जैसे चैटिंग ऐप हो गई हमारी या सोशल मीडिया फीड हो गई, है ना, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें नो सीक्वल डेटाबेस यूज़ करते हैं। ये हमने लास्ट वीडियोज़ में भी देखा था। तो जो हमारा फायर स्टोर होता है वो कैसे डेटा स्टोर करता है, वो डेटा स्टोर करता है कलेक्शंस में, डॉक्यूमेंट्स में और फील्ड्स में। अब इसे आप समझे, जैसे जेसोन फॉर्मेट होता है, आपने देखा होगा। अब मान लो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन बनाना पड़ेगा। अब जैसे आपने कलेक्शन बना दिया ऑर्डर्स के नाम से, अब ऑर्डर्स के अंदर आपको फिर काफ़ी सारे ऑर्डर होंगे, अलग अलग कस्टमर के ऑर्डर होंगे आपके अंदर उसके कलेक्शंस के अंदर। अब कलेक्शन के अंदर आप देखो ऑर्डर 101, ऑर्डर 102, इस तरीके से ऑर्डर होंगे। तो ये तो हो गया हमारा कलेक्शन, ये तो हो गया हमारा कलेक्शन, और ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट। कलेक्शन के अंदर होते हैं डॉक्यूमेंट, फिर डॉक्यूमेंट के अंदर होती हैं हमारी फील्ड्स। जैसे यहाँ पे हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे थे, तो इसके अंदर होता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट होता है, अब इसमें क्या अलग होता है, इसमें अलग ये होता है कि अब आप देख रहे हो इसमें जैसे कस्टमर का नेम आ गया, स्टेटस आ गया, अमाउंट आ गया। अब जो दूसरा ऑर्डर है इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा आ गई, रेटिंग। और ये देखो ये फील्ड जो है चेंज हो गई। इसमें तो स्कीमा फिक्स था, इसमें तो सब यूज़र का सेम तरीके का डेटा रखना होता था, लेकिन इसमें आप अलग तरीके का भी रख सकते हो। अब हो सकता है यूज़र रेस्टोरेंट के अंदर ऑर्डर करे, अब मान लो ये फूड डिलीवरी ऐप है। अब जब यूज़र रेस्टोरेंट के अंदर ऑर्डर करेगा तो उसकी फील्ड अलग तरीके की होंगी, फिर उसमें तो हमें डिलीवरी बॉय, एड्रेस, उससे कोई मतलब नहीं है। जब वो स्टोर में जाके एड्रेस करेगा, ऑर्डर करेगा, तो उसका कस्टमर, स्टेटस, अमाउंट, तो इस तरह का हम डेटा इंसर्ट करेंगे। जब कोई यूज़र घर से ऑर्डर करेगा, उसे डिलीवरी देनी होगी, तो उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगी। जैसे डिलीवरी पार्टनर का नाम हो जाएगा, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, रेटिंग तो दोनों में हो सकती है, स्टेटस उसमें अलग तरीके से होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम 2 अलग अलग तरीके के ऑर्डर्स, अब लोग मतलब यूज़र घर से भी ऑर्डर कर रहा है और रेस्टोरेंट से भी ऑर्डर कर रहा है, तो अलग अलग तरीके के ऑर्डर हम सेम ही डेटाबेस में रख सकते हैं और उसे रियल टाइम अपडेट दे सकते हैं उसके मोबाइल ऐप में। जैसे डोमिनोज वगैरह में ऑर्डर करते हो तो उसमें आता है ऑर्डर प्रिपेयरिंग, फिर आता है कि आपका जो है डिस्पैच हो चुका है, अब उसे डिलीवरी पार्टनर को दे दिया है, वो लेके आ रहा है, उसकी लोकेशन वगैरह। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है, फायर स्टोर जैसे इस तरह के डेटाबेस की वजह से, जो रियल टाइम डेटाबेस होते हैं। तो उसमें आपका जो यूआई है, जैसे ही हम उसमें डेटा एंट्री होती है नई,
तो वो ऑटोमेटिक यूआई अपडेट हो जाता है, तो आपको कोई ऐप रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं कि बार बार पेज अपडेट करना पड़ेगा। इसे हम अभी करके भी देखेंगे इस चीज़ को। तो ये होता है इनमें डिफरेंस नो सीक्वल और सीक्वल डेटाबेस में। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि फायरस्टोर हमें कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पे हमें रियल टाइम अपडेट की ज़रूरत होती है। हमारे लिए डेटा कंसिस्टेंसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब डेटा एक्यूरेसी हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना इंपॉर्टेंट हमें उसका स्पीड और रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन होता है, कि हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देनी है। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फायरस्टोर। जैसे सोशल मीडिया फीड हो गई हमारी, या फिर चैट ऐप्स वगैरह हो गई, इस तरह की जो हमारी ऐप होती हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। अब आप एक सिंगल लाइन में इस चीज़ को समझना चाहें तो क्लाउड एसक्यूएल स्टोर डेटा इन स्ट्रक्चर्ड रिलेशनल टेबल्स विद अ फिक्स स्कीमा, while file stores data as a flexible document in collections optimized for real time and serverless applications। ये पूरी लाइन है, ये आपको समझ में आ गई होगी। जो क्लाउड एसक्यूएल है वो स्टोर करता है स्ट्रक्चर रिलेशनल टेबल्स विद अ फिक्स्ड स्कीमा, while Firestore stores data as a flexible document in collection optimized for real time and serverless applications। ये पूरा डिफाइंड है। अब हम इसे फायरस्टोर को यूज़ करके देखते हैं कि कैसे ये डेटा सिंक होता है रियल टाइम में। इसे यूज़ करके देखते हैं कि कैसे हम इसे यूज़ करते हैं, कैसे हम फायरस्टोर का डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो फायरस्टोर, या फिर यहाँ पे डेटाबेसिस में आके भी आप, यहाँ पे डेटाबेसिस तो आ नहीं रहा है तो व्यू ऑल प्रोडक्ट डेटाबेसिस, फिर आप फायरस्टोर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है एपीआई अनेबल करने को बोले, तो वो आपको अनेबल करनी है। फिर उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो आपको क्या करना है, क्रिएट फायरस्टोर डेटाबेस। इसके बाद आपको उसका नाम देना है कोई भी, जैसे हम ऑर्डर्स लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे क्या आपको नेमिंग देनी है। और दो ये आपको एंटरप्राइज एडिशन या स्टैंडर्ड एडिशन ये यूज़ करना है, इनमें से एक सेलेक्ट करना है। अभी हम स्टैंडर्ड करेंगे, जब हम आगे प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे फिर हम देखेंगे एंटरप्राइज वाले में, इसमें कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में दिखेगा कि इसकी प्राइसिंग, वही जो हमने बात की थी 4 चीज़ों पे इसकी प्राइसिंग डिपेंड करेगी। डॉक्यूमेंट आप कितनी रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, या फिर स्टोरेज कितनी की हुई है आपने, उसके बेस पे आपको पे करना पड़ेगा इसमें। डॉक्यूमेंट का मतलब हम समझ चुके हैं। इसमें पहले कलेक्शन होता है, हम कलेक्शन बनाते हैं, कलेक्शन के अंदर होती हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर होती हैं फिर फील्ड्स। इस तरीके से इसके अंदर होता है डेटा स्टोर। उसके बाद इसके मोड सेलेक्ट करने हैं आपको, फायरस्टोर इन नेटिव मोड या फिर फायरस्टोर विद डेटा स्टोर कंपेरेबिलिटी। अब ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या होता है, अब कोई कंपनी पहले से ही मान लो डेटा स्टोर यूज़ करे, डेटा स्टोर भी एक ये भी एक डेटाबेस होता था गूगल क्लाउड में, जो अभी नहीं है, जो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब जो कंपनियां पहले से ही इस वाले डेटा स्टोर को यूज़ कर रही थी, अब उन्हें इस पे आना है फायरस्टोर पे, बिना किसी कोडिंग में चेंज किए या इस पे शिफ्ट करना है, तो वो इसी से फिर यूज़ कर सकती हैं। जो आपको नया यूज़ करना है तो आपको फायरस्टोर इन नेटिव मोड ही यूज़ करना है। ये उसके लिए जिसकी पहले से ही ऐप रन कर रही है और ये फायरस्टोर पे शिफ्ट करना चाहते हैं विदाउट एनी चेंजिंग इन देयर ऐप, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन अभी भी गिवन है। हो सकता है फ्यूचर में ये हट जाए। तो अभी के लिए आपको फायरस्टोर में नेटिव मोड सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको 2 सिक्योरिटी रूल्स मिलेंगे। रेस्ट्रिक्टिव का मतलब है जो आपको रीड राइट हैं ये सारे डिनाई हो जाएंगे, तो आपको खुद रूल लगाने पड़ेंगे कि कौन आपके जो डेटाबेस के अंदर की एंट्री है उन्हें रीड राइट कर सकता है। सेकंड ऑप्शन है ओपन। अब ये क्या करेगा, आपको 1 मंथ के लिए सब इसे रीड राइट कर सकते हैं। मतलब ये आपने एक तरह से जब आप डेवलप करते हो कोई चीज़, तो हम सेकंड वाला या ओपन वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी तो कोई परमिशन वगैरह हम यूज़र के लिए अलाउ नहीं करेंगे। अभी तो हम इंटरनली यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐप वगैरह बना रहे हैं, तो हम इसे अभी ओपन यूज़ करते हैं, ओपन पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद वही आपकी लोकेशन आएगी, ये सब हम देख ही चुके हैं काफ़ी बार। हम कोई डेवलपमेंट करेंगे, कोई इंटरनल यूज़ के लिए करेंगे तो रीजनल यूज़ करेंगे। अगर हम प्रोडक्शन वगैरह के लिए हमारी ऐप कई कंट्रीज़ में है और हमें ऐसा हमारी ऐप को मतलब ऐसा रखना है कि 1 मिनट भी हमारी ऐप डाउन ना हो, तो फिर हम मल्टी रीजन सेलेक्ट करेंगे। तो अभी तो हम रीजनल करेंगे, रीजनल में आप कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हो अभी के लिए। तो जैसे हम सारा काम यूएस सेंट्रल 1 पे कर रहे हैं तो हम वही वाला रीजन सेलेक्ट करते हैं। हर रीजन पे प्राइसिंग अलग होगी, वो आप देख सकते हैं। 4 चीज़ों से मिलकर इसकी प्राइसिंग बनती है। तो उसके बाद आपको अब ये लास्ट वाला ऑप्शन एनक्रिप्शन होता है, इसके भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है क्लाउड केएमएस, कैसे हम इसमें की बनाते हैं और फिर उसे हम अपनी की को मैनेज करते हैं खुद की। अब ये तो गूगल मैनेज की है, अब ये डेटा जितना भी स्टोर होता है सब एनक्रिप्टेड होते हैं। अब इसकी एनक्रिप्शन की होती है जो दोबारा से डिक्रिप्ट करेगी। अब अभी तो उसे गूगल मैनेज कर रहा है, अब हम चाहे तो हम खुद भी मैनेज कर सकते हैं उस की को, फिर उसे रोटेट भी कर सकते हैं, उसे डिसेबल भी कर सकते हैं, फिर जब हमें ज़रूरत होगी उसे दोबारा अनेबल भी कर सकते हैं। तो वो सब काम हम क्लाउड केएमएस से कर सकते हैं। इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम करते हैं क्रिएट डेटाबेस।
तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपको क्या करना है, कलेक्शन बनाना है। जैसे कलेक्शन का नाम रखते हैं हम ऑर्डर्स, जो हमने देखा था, जो हमने थ्योरी वाले पार्ट में देखा था, ऑर्डर्स। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट में रखते हैं ऑर्डर 1, जैसे आपने कर दिया ऑर्डर 1। फिर फील्ड का नाम रख सकते हैं कस्टमर, कस्टमर का नाम रख सकते हैं जैसे आप कुछ भी, राहुल। यहाँ पे आप फील्ड का टाइप रख सकते हैं स्ट्रिंग, डबल, बुलियन। तो इस तरीके से दूसरी फील्ड, डिफरेंट फील्ड बनानी है आपको। जैसे अमाउंट है, अमाउंट हमारी एक स्ट्रिंग टाइप है, तो इसे आप डबल रख सकते हैं यहाँ पे। तो अमाउंट में 305, तो ये आप फील्ड का टाइप और फील्ड यहाँ का नाम ऐसे रख सकते हैं। 3 चीज़ें हमने रखी, तो इसे हम सेव करते हैं और ऐड अनदर, ये पहले वाली हमारी सेव हो जाएगी। 2 कलेक्शन हम बनाएंगे। दूसरे वाले की जो डॉक्यूमेंट आईडी है उसे हम ऑर्डर 2 कर देते हैं, ऑर्डर 2। इसके अंदर भी सेम तरीके से, इसके अंदर हम इसमें हम एक डिलीवरी पार्टनर, देखो हमने इसमें एक एंट्री एक्स्ट्रा डाल दी। इसमें इसका नाम रख देते हैं कुछ भी, अमित। अब हमने ऑर्डर 1 में तो हमने इतना कुछ नहीं डाला था, 3 चीज़ें डाली थी, इसमें हमने 4 चीज़ें डाल दी। तो अब जो नो सीक्वल डेटाबेस होते हैं उसमें आप इस तरीके का काम कर सकते हैं। जो सीक्वल डेटाबेस थे, रिलेशनल डेटाबेस थे, जिसमें स्कीमा फिक्स था, उसमें सारी फील्ड भी सेम होती थी। ऐसा नहीं था कि आप एक में आप 4 डिटेल डाल दो, एक में 5 डाल दो, तो उसमें ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें हम इस तरीके का काम कर पाएंगे। देखो हम इसे सेव करेंगे, सेव हो जाएगा। अब पूरा हम इसे ओपन करके देखेंगे। ये तो कलेक्शन हो गया, ये डॉक्यूमेंट हो गई। डॉक्यूमेंट के अंदर होती हैं फील्ड्स, जैसे जेसोन फॉर्मेट में होता है। तो ये काम होता है हमारा नो सीक्वल डेटाबेस में। ये कलेक्शन हो गया, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर फील्ड। अब हम इसमें रियल टाइम अपडेट करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। अब आप देखो, हम दूसरा टैब ओपन करते हैं। दूसरे टैब में ये हमने ओपन किया, ये हमारा डेटाबेस, इसे करते हैं ओपन। ये हमारी फील्ड आ गई। अब हम फील्ड को अपडेट करेंगे। जैसे हमारा ऑर्डर ऐसे प्रिपेयरिंग है ना, तो इसे हम करते हैं सेट, जैसे आउट फॉर डिलीवरी डालते हैं। ऐसे प्रिपेयरिंग आ रहा है ना, थोड़ा सा करना पड़ेगा। जैसे ये फील्ड आ गई हमारा प्रिपेयरिंग है ना, इसे डालते हैं हम आउट फॉर आउट फॉर डिलीवरी। अब आप देखना जैसे यहाँ पे आप सेव करोगे तो ये दूसरा टैब है, इसमें आपको बिना रिफ्रेश हुए ही वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही हमने इसे सेव किया, अब आप देख सकते हैं ये देखें आप, आउट फॉर डिलीवरी बिना रिफ्रेश करे ही जो आपका यूआई है वो चेंज हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे हम अमाउंट चेंज करते हैं, जैसे हमने ये अमाउंट रखा और आप इसे सेव करोगे, आप देखना रियल टाइम में अपडेट हो जाएगा बिना यूआई रिफ्रेश किए। ये देखो, तो ये फ़ायदा होता है हमारा फायर स्टोर का। फायर स्टोर क्या करता है, रियल टाइम में अपडेट कर देता है। तो जो आपका मोबाइल के अंदर का यूआई है, आपको इस तरह की फंक्शनैलिटी बनानी है के अंदर कि आपको रियल टाइम अपडेट करना है। जैसे व्हाट्सएप के मैसेज हो गए, या आपको कोई ऑर्डर स्टेटस रियल टाइम में दिखाना है, जो बिना यूआई किए ही अपडेट हो जाए, रियल टाइम में काम करे। और डेटा एक्यूरेसी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं करना है, जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है ना। तो फिर आप ये क्या है, फायर स्टोर यूज़ करते हैं। तो अगले टैब में यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में आना है। यहाँ पे आप रूल सेट कर सकते हो कि आपका जो डेटाबेस है उसमें रीड राइट कौन कौन कर पाएगा। अब जैसे कि इसमें हमने वहाँ पे अलाउ फॉर ऑल किया था, अलाउ फॉर ऑल। अब इसमें क्या हो रखा है, जैसे रिक्वेस्ट डॉट टाइम, टाइम स्टैम्प डॉट डेट। यहाँ पे हमने टाइम दे रखा है, मतलब एक डेट दे रखी है हमने कि ये ईयर हो गया हमारा, ये मंथ हो गया और ये डेट होगी, क्योंकि 6 मार्च से पहले अगर कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो अप्रूव हो जाएगी। तो इसके बेस पे दे रखा है। इसमें आगे चल के हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इस तरीके के रूल लगाएंगे। कुछ अब जो आपकी ऐप है, मान लो उसमें कुछ जो फंक्शनैलिटी है वो फ्री हैं, कुछ पेड हैं। तो जो पेड वाली होंगी केवल वही लोग उस अंदर, मतलब जो आपका डेटाबेस है उसके पर्टिकुलर उस डॉक्यूमेंट को रीड कर पाए। तो इस तरह के रूल्स हम लगाएंगे इसमें। या जो आपके ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं केवल वही आपके डेटाबेस को यूज़ कर पाएँ। जिसने आपके ऐप पे अकाउंट बना रखा है केवल वो लोग ही यूज़ कर पाएँ। या फिर जिसने एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपकी ऐप का, आपकी ऐप एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस देती है, तो जिसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उसको वो सर्विस दे, मतलब वो उस तरह का डेटाबेस यूज़ कर पाए। तो उस तरह के हम रूल्स बनाएंगे। तो उस तरह की फंक्शनैलिटी हम यहाँ से बनाते हैं। तो ये काम हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें सारा इसे समझेंगे, रूल्स को हम कैसे सेट करते हैं। जब हम चैट ऐप बनाएंगे और भी काफ़ी तरीके के हम ऐप बनाएंगे। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिग टेबल क्या होता है। अब जैसे आपका IoT के सेंसर्स वगैरह हैं जो 1 सेकंड में मान लो आपको 1000 रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो उनका डेटा स्टोर करना है हमें, मशीन्स का, IoT सेंसर्स का,
तो वो उस तरीके का कौन सा डेटाबेस हमें प्रोवाइड करता है गूगल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिग टेबल।